Assalamu alaikum aspirants. A very warm welcome to all of you. So let's start our today's lecture. In previous video we have started the topic physical sciences of the part of general science, and now we move forward the second subtopic of the topic physical sciences process and nature. So in this topic there are several topics included like solar lunar eclipse, rotation, revolution, weather variables, weather variations, and so many other factors which are affected the process of nature. So the first one we have solar and lunar eclipse. Basically solar and lunar eclipse क्या है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी इसमें हर साल ही तकरीबन पेपर क्वेश्चन में आता है. कभी वो डिफरेंस पूछ लेते हैं सोलर एंड लूनर एक्लिप्स में डिफरेंस, कभी वैसे ही डिटेल नोट आ जाता है कि सोलर एक्लिप्स पे नोट लिखें या फिर लूनर एक्लिप्स पे नोट्स लिखें. तो आपने इसे दोनों तरह से ही अपने जो है वो जहन नशीन कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी और लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी. जितनी मैं डेप्थ में आपको जो भी टॉपिक करवा रही हूँ सिर्फ आपने उतना ही रहना है. ठीक है, किसी टॉपिक में आपने ज़्यादा भी गहराई में नहीं जाना कि आप बिल्कुल जो है वो लंबे लंबे टॉपिक करने लग जाएं. बेसिकली ये जो जनरल साइंस एबिलिटी का जो पेपर है, जनरल साइंस का बेसिकली पोर्शन, उसमें वो ना सब टॉपिक सर के क्वेश्चन पूछता है. यानी अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है ना, तो उस 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर वो 3 पार्ट बना देता है. यानी उस 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर भी वो 3 सब पार्ट्स बना लेता है और फिर क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, वो कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8-8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे. तो आपने जस्ट उतना ही रहना है जितना आपको करवाया जा रहा है. ठीक. The eclipse. Basically, eclipse takes place when an heavenly body such as moon or planet moves into blocks the shadow of another heavenly body. Basically, eclipse क्या है कि जब किसी एक चीज़ की परछाई दूसरी चीज़ पे पड़ती है, ठीक है, तो उसकी रोशनी जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाती, चाहे वो सूरज है या चांद है या ज़मीन है. ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों की आपस में गेम है, सूरज, चांद और ज़मीन की. ठीक है, जिसकी वजह से सूरज ग्रहण लगता है और चांद ग्रहण लगता है. पहले हम करने लगे हैं सोलर एक्लिप्स. सो द सोलर इक्लिप्स ऑफ द सन हैपन्स व्हेन न्यू मून मूव्स. ठीक है, जब नया चांद जो है वो हरकत करता करता किसके दरमियान में आ जाता है, सूरज और ज़मीन के दरमियान. जब चांद आ जाता है तो फिर सूरज ग्रहण लगता है. ठीक है, ब्लॉकिंग आउट द सन्स रेज एंड कास्टिंग अ शेडो ऑन द पार्ट्स ऑफ द अर्थ. फिर ज़मीन पर जो है वो सूरज की रोशनी नहीं आ पाती, नतीजे के तौर पर जो है वो हमें अंधेरा फील होता है और फिर हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, सोलर एक्लिप्स. और ये किस वजह से होता है, न्यू मून की वजह से. ये बात आपने जेहन में रख लेनी, हो सकता है एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछ ले. So the moon's shadow is not big enough to engulf the entire planet, so the shadow is always limited to a certain area. उन्होंने कहा है कि कभी भी इस तरह नहीं होता कि आपको लगे कि पूरा सूरज जो है वो उस पर ग्रहण लग चुका है या पूरा सूरज पे अंधेरा है. कुछ हिस्से में आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज़ में सुनने को आता है कि जी मुल्क के कभी एशिया वाली साइड पे सूरज ग्रहण लगता है, कभी अफ्रीका वाली साइड पे लगता है, कभी किसी एक मुल्क में लगता है. ठीक है, बाकी दुनिया के अंदर जो है वो आम मामूल के अंदर सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन सिर्फ एक एरिया में हमें दिखता है या पता चलता है कि यहाँ पर सूरज ग्रहण है. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा न्यू मून की वजह से. तो न्यू मून का साइज़ कितना सा होता है, एज़ यू नो ऑलरेडी. फिर सोलर एक्लिप्स भी हमें उतना सा फील होता है. और जाहिर है आपको पता है कि हमारी जो है वो 113 ज़मीनें हों तो एक सूरज के अंदर वो समा सकती हैं. तो वो इतना बड़ा है, तो सूरज ग्रहण जो है वो पूरा इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो पूरी जो है हमारी ज़मीन को एनगल्फ जो है वो उसको कर सके. तो इस वजह से हमें एक साइड पे नज़र आता है, दूसरी साइड पे नज़र नहीं आता. सो द एरिया चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्लिप्स बिकॉज द मून एंड अर्थ आर इन कॉन्स्टेंट मोशन. और मोशन भी आपको पता है हो रहा होता है, ज़मीन भी घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है. ठीक है, और चांद भी घूम रहा है. So Earth continuously rotates around its axis while it orbits and Sun and Moon orbits Earth. That's why solar eclipse seem to travel from one place to another. नेक्स्ट ये एक डायग्राम आपके सामने है, सन दिखाया हुआ है. ठीक है, दरमियान में मून आ गया और सामने अर्थ है. ये आपने डायग्राम भी लाजमी बनानी है अगर कोई भी क्वेश्चन आता है. साइंस का बेसिकली जो है वो खासियत यही होती है कि आपने डायग्राम बनानी है, चाहे एग्जामिनर ने पूछी है या नहीं पूछी. ठीक है, तो डायग्राम आपने बनानी होती है. ये देख सकते हैं आप, जो डार्क एरिया होता है बिल्कुल मून के पीछे उसे अम्ब्रा बोलते हैं, और जो थोड़ा सा दूर करके होता है उसे पेनम्ब्रा बोलते हैं. सही है, ये थोड़ा सा जो अम्ब्रा वाला रीजन होता है वो ज़्यादा डार्कर होता है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी बैक साइड पे, और जो थोड़ा सा दूर करके होता है वो पेनम्ब्रा लेस डार्कर होता है. नेक्स्ट इसकी की डिटेल लिखी हुई है, पेनम्ब्रा नम्ब्रा क्या है. ठीक है, डिस्टेंस कितना होता है अर्थ और मून का आपस में, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है. नेक्स्ट पेज पे आए, पेरिग्री. ठीक है, पेरिग्री क्या है, बेसिकली द पॉइंट है मून ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड द पेरिग्री. वो पॉइंट जब जो है चांद ज़मीन के करीब तरीन होता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं पेरिग्री. और एपोगी जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात है कि वो पॉइंट जब सबसे दूर होता है सूरज ज़मीन के और सूरज दरमियान ज़मीन के दरमियान फासला जो है वो ज़्यादा होता है तो उसे एपोजी बोलते हैं. ऊपर एक डायग्राम भी दिखाई गई है. ठीक है, एपोजी और पेरिग्री के अकॉर्डिंग के अर्थ देखें सेंटर में बनाई गई है और मून जो है वो आपको पता है ना चांद घूमता है ज़मीन के इर्द गिर्द.
तो ये देखें उसकी रोटेशन दिखाई गई है कि किस तरह से जो है वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या होता है, एपोजी, और जो कम से कम डिस्टेंस है वो पेरिजी कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो इसके डिफरेंट चांद सूरज ग्रहण की पोजीशंस हैं कि पार्शियल सूरज ग्रहण कब लगता है, एनुलर कब लगता है और टोटल कब लगता है। 4 इसकी बेसिकली काइंड्स हैं, आगे उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, तो इन्हें आपने जो है वो रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड है, वहाँ पे दिखाया हुआ है कि जी एक हमारे पास कंडीशन है जिसे बोलते हैं ए सिस गैमिंग। ए सिस गैमिंग वो कंडीशन होती है कि जब फोर्स जो है वो पुलिंग टुगेदर हो रही होती है। आपको पता है कि सबके पास ग्रेविटेशन है, ठीक है, मून के पास भी अपनी ग्रेविटी है, अर्थ के पास अपनी ग्रेविटी है और सूरज के पास अपनी ग्रेविटी है। क्योंकि अब हम एक्लिप्स पढ़ रहे हैं तो आपको शुरू में बताया कि ये इन तीनों चीज़ों की ही गेम है, सन, मून और अर्थ की, ठीक है। तो जब न्यू मून जो है वो नियर आ जाता है ल्यूनर नोड के, ल्यूनर नोड का है जहाँ पे ल्यूनर नोड लगना है, चांद ग्रहण लगना है, तो ये नोड जो क्या करते हैं आपस में एक ऑर्बिट बनाते हैं, ठीक है। तो उस बोथ का जो रिएक्टिंग है तो वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ जाता है, जिसे कहते हैं कि यहाँ पे है, और ये हमेशा जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। एंगल हमेशा 5 डिग्री का बनता है इन तीनों के दरमियान, सन, मून और अर्थ के दरमियान। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ए सिस गैमिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि फोर्स पुलिंग टुगेदर, जो एक दूसरे को फोर्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि सूरज ग्रहण जो है वो 6 महीने के बाद ही लगता है, यानी ये नहीं कि 6 महीने के अंदर इन 2 सूरज ग्रहण लग गए, 3 लग गए, 4 लग गए, 5 लग गए, 9, ज़्यादा से ज़्यादा भी हमें कितना टाइम चाहिए होता है एक सूरज ग्रहण से लेकर दूसरे सूरज ग्रहण तक, 6 महीने कम अज़ कम, सही है। नेक्स्ट है ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स क्या है, चांद ग्रहण। चांद ग्रहण कब लगता है, जब सूरज और चांद के दरमियान में ज़मीन आ जाएगी। पहले क्या हुआ था, सूरज और ज़मीन के दरमियान में चांद आया था, लेकिन अब चांद और सूरज के दरमियान में ज़मीन आ जाएगी, तो ये क्या हो, ये कंडीशन को हम कहेंगे कि ये है ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है। तो फिर चांद जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, ठीक है। चांद का साइज़ सबसे बड़ा, सॉरी सूरज का साइज़ जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद ज़मीन का, उसके बाद मून का। अब चूंकि ज़मीन दरमियान में आ गई है, ठीक है, तो सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगी चाँद पे, क्योंकि चाँद का साइज़ छोटा है ना ज़मीन से। तो अगर वो सेंटर में आ गई है, सूरज और चाँद के दरमियान में ज़मीन आ गई है, तो फिर वो बिल्कुल भी उसकी जो है वो हमें रोशनी नज़र नहीं आती, जिसे हम बोलते हैं ब्लड मून, यानी बिल्कुल उस पर अंधेरा हो जाता है। चाँद के आपको पता ही है कि वो एक सैटेलाइट है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। तो फिर क्या होता है जी, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का हमें नज़र आता है, जिसका निक नेम है ब्लड मून। ये डायग्राम आपने देख लेनी है, अम्बरा पे नंबरा, अभी हमने डिस्कस किया कि डार्कर एरिया और लेस डार्कर एरिया को बोलते हैं। टोटल एक्लिप्सिस ऑफ द मून हैपन्स एट फुल मून। पिछली सोलर एक्लिप्स में हमने बात की, तब हमेशा लगता है जब न्यू मून होता है, लेकिन ल्यूनर एक्लिप्स कब लगता है, जब फुल मून होगा। ये भी एक डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे एक कंडीशन हो रही है सिस गैमी, ऊपर वाली कंडीशन थी ए सिस गैमी, लेकिन जब ल्यूनर एक्लिप्स होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिस गैमी, ठीक है। तो ल्यूनर एक्लिप्स के दरमियान क्या होता है जी, सन और मून जो है उसके दरमियान में आ जाती है ज़मीन, सनलाइट जो है वो नहीं पहुँच पाती मून तक, और फिर हमें जो है वो कंडीशनली नज़र आता है डार्कर एरिया। नेक्स्ट इस पेज पे देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि फुल मून की कंडीशन तो हमें चाहिए होती हैं, और मून जो है वो ल्यूनर नोड पे होना चाहिए ताकि ल्यूनर एक्लिप्स लग सके, और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए तीनों का, सूरज, ज़मीन और चाँद का। सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डोंट वी सी अ ल्यूनर एक्लिप्स एवरी मंथ इफ़ अ फुल मून इज़ नीडेड फॉर अ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। ये कंडीशन अभी हमने पढ़ी ना कि चाँद ग्रहण लगने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, कि पूरा होना चाहिए चाँद। तो वो कह रहे हैं कि चाँद तो हर महीने ही पूरा होता है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हर महीने ही चाँद ग्रहण लगे, ठीक है। इसका आंसर क्या है जी, दिस इज़ बिकॉज द प्लेन ऑफ मून्स ऑर्बिटल पैथ अराउंड अर्थ इज इंक्लाइंड at any angle of 5 degrees Celsius. The point where our two orbital planes meet are called lunar nodes. Lunar nodes occur when a full moon happens near a lunar node. उन्होंने कहा ये इस वजह से नहीं होता क्योंकि 5 डिग्री का जो है वो फ़र्क रहता है, लेकिन चांद ग्रहण लगने के लिए क्या कंडीशन है कि तीनों जो है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो जब वो एक प्लेन में नहीं होते तो फिर चांद ग्रहण नहीं लग पाता। नेक्स्ट एक टॉपिक है इसी के अंदर, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। इम्पोर्टेंट तरीन जो है वो इस सब टॉपिक का ये वाला टॉपिक है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। 2025 के CSS के पेपर्स में, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, 4 नंबर का। सो इसे आपने गौर से देख लेना, डायग्राम्स भी बनी हुई हैं। रोटेशन क्या है जी, रोटेशन से बनते हैं डेज़ और नाइट्स, दिन और रात बनते हैं, ठीक है। अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना क्या होता है, रोटेशन। और सूरज के गिर्द चक्कर लगाने को बोलते हैं रेवोल्यूशन। ज़मीन जब अपने गिर्द चक्कर लगाती है तो वो रोटेशन होती है, और अगर सूरज के गिर्द घूमती है तो रेवोल्यूशन। रोटेशन से दिन और रात बनते हैं, रेवोल्यूशन से क्या बनते हैं, साल बनते हैं, सही है। तो आपको पता है ज़मीन जो है वो एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करती है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, जिसे दिन और रात बनते हैं, ठीक। और साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। इससे मौसम बनते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां, और ये सन के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर पूरे करती है।
डायग्राम देखें तो फर्स्ट वाली डायग्राम जो है वो शो कर रही है किसको, रोटेशन को, दिन और रात को, ठीक है। पहले सूरज है, देखें ज़मीन घूम रही ना अपने इर्द गिर्द, तो जब वो वाला हिस्सा जब सूरज के जो बिल्कुल सामने है, ठीक है, वहाँ पे दिन होगा, पिछली साइड पे रात होगी। फिर जब वो घूमती घूमती गोल घूमती घूमती वो जो रात वाला हिस्सा सामने उसके आएगा, वहाँ पे दिन हो जाएगा, दूसरी साइड पे रात हो जाएगी। तो ये रोटेशन है, ठीक है। इससे दिन और रात बनते हैं। अभी 12-12 घंटे के हिसाब से है, ठीक है। 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का आइडियली रात होती है, ठीक है। डेली एक्टिविटी है और ये हमेशा कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, सॉरी इसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। नेक्स्ट सेकंड डायग्राम आप देखें तो ये है रेवोल्यूशन की। आप ज़मीन ने घूमना है सूरज के गिर्द, सही। तो क्या होना है जी, ज़मीन घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, तो तकरीबन जो है आइडियली 3-3 महीने के सारे मौसम होते हैं। 4 मौसम होते हैं ना, सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ा। तो 3-3 महीने के सारे मौसम है। नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, ठीक है। ये जो साइड पे एक डायरेक्शन वाली बनी हुई है डायग्राम, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वाली, ये हमेशा जब भी आप पेज पे बना रहे होते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ, राइट वाली साइड पे ईस्ट और लेफ्ट वाली साइड पे वेस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये कभी भी चेंज नहीं होती। हमेशा जब भी आप कोई बनाएंगे, आप कोई भी नक्शा बनाएंगे, कोई भी इस तरह की डायग्राम जिसमें आपने लोकेशन को शो करना है, तो ये हमेशा इसी तरह से होती है। नॉर्थ पोल ऊपर होता है, साउथ पोल नीचे, ईस्ट जो है वो राइट साइड पे और जो वेस्ट है वो लेफ्ट साइड पे होता है। सो जो है वो एक मौसम दूसरे के साथ चेंज करता रहता है, ठीक है। इसी तरह कहीं पे आपको पता है कि कहीं पे क्या होता है, कहीं पे सर्दी होती है, हमारे पास गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन जो है वो खुद भी रोटेट हो रही है और साथ में रेवोल्यूशन भी कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह 4 मौसम बनते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर और विंटर, ठीक है। इस डायग्राम को जो है वो आपने लाजमी जो है वो ज़हन नशीन करना है, अपने नोट्स के अंदर लिखना है। नेक्स्ट डिफरेंस लिखा हुआ है, रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। रोटेशन रेफर्स टू द अर्थ स्पिनिंग मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड मूव्स विद इन द बॉडी, नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी। अर्थ रोटेशन स्पिनिंग अ बॉल ऑन अ फिंगर, जैसे हम उंगली के ऊपर कोई चीज़ घुमाएं, ठीक है, उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल बॉल, तो वो क्या होगी, रोटेशन। तो 24 घंटे में ये काम मुकम्मल होता है और इससे दिन और रात बनते हैं, ठीक। रेवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये ज़मीन घूमती है सूरज के इर्द गिर्द, ठीक है, इसकी पोजीशन भी चेंज होती है और साथ में क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, किड्स, मैरीगो एक्सेट्रा, ओके। इट्स कॉजेज सीजनल चेंजेस, सीजन्स बनते हैं इनसे, चारों मौसम साल के, और ये तकरीबन 1 साल के अंदर एक साइकिल पूरा होता है रेवोल्यूशन का, ठीक है। ऊपर ये दोबारा से डायग्राम बनी हुई है रेवोल्यूशन की। फिर नीचे अगला टॉपिक आ गया वेदर वेरिएबल्स। वेदर वेरिएबल्स, वेदर बेसिकली क्या है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पार्टिकुलर प्लेस एंड टाइम एंड रिगार्डिंग हीट, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस, सनशाइन एंड रेन एक्सेट्रा। यानी मौसम के अंदर जो भी तब्दीलियां हैं, चाहे ठंडा मौसम होता है, गर्म मौसम होता है, हवा चल रही है, आंधी है, तूफान है, खुश्क मौसम है, ठीक है, ओले पड़ रहे हैं, ठीक है, बादल आ गए हैं, सूरज चमक रहा है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, बादल हैं, कुछ भी है, वो सारा क्या है, वेदर। तो वेदर वेरिएबल्स क्या है कि क्या क्या चेंजिंग से कौन कौन से मौसम बनते हैं और किस किस तरह से बनते हैं। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म चेंज होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, कैन चेंज विद इन अ मिनट्स और आवर्स। अभी हम देखेंगे कि मौसम जो है वो ठंडा होगा, ठीक है, बादल आए होंगे, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, धूप आ जाएगी। तो ये क्या है, वेदर, ठीक है, कि मौसम चेंज हो रहा है। हम कहते हैं कि सुबह जो है वो रात को बड़ी ठंड थी, सुबह जो है अब फिर से गर्मी आ गई, ये क्या है, वेदर है, ठीक है। शॉर्ट टर्म होता है, इसका कुछ पता नहीं चलता कि कुछ घंटे वो रहे, कुछ मिनट वो रहे, ठीक है। सो वेदर क्या है कि जो हमें मिलता है। सो टेम्परेचर ऑफ अ डे 50 इन समर और 5 इन विंटर रिप्रेजेंट, सही है, ये एग्जांपल इसकी। और क्लाइमेट बेसिकली क्या है, चेंजेस इन लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ डेली वेदर। जो हमारे लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं उसे बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे हम कहें कि पाकिस्तान का जो मौसम है जी वो कैसा है, दरमियाना है ना, मतलब सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन आजकल जो है वो पाकिस्तान थ्रेट पे है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं इन्हीं बहुत सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। बहरहाल वो एक अलग बहस है। लेकिन हम कहते हैं ना कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि मरी का जो है जी इलाका ठंडा है, ठीक है, जनरल बात यही है ना कि ठंडा है। ऐसे अगर हम कहें कि उकाड़ा जो है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, या ऐसे किसी और शहर की हम मिसाल लें कि कश्मीर जो है वो एक ठंडा इलाका है, या फिर हम कहें लाहौर जो है वहाँ पे बड़ी पोल्यूशन होती है तो बहुत गर्मी होती है। तो ये सारे क्या फैक्टर क्लाइमेट्स हैं, यानी वहाँ का बेसिकली किस तरह का होता है। तो ये लॉन्ग टर्म कोनोटेशन है, ठीक है। और हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि किस तरह का मौसम है। जैसे अगर हम सर्दी में मरी जाएंगे या फिर उस मौसम में मरी जाएँ जब बर्फ़बारी होती है, तो हमें अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे मौसम जो है वो किस तरह का होगा। सो ये ऊपर एक मैंने छोटा सा एक ग्राफ भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो डेज़ में चेंज होता है और क्लाइमेट का जो है वो ईयर्स में, सालाना जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म फैक्टर्स होते हैं। अब जो आते हैं मेन टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक था, वेदर वेरिएबल्स। ये क्या करते हैं, वेदर्स वेरिएशंस करते हैं, लाइक चेंज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कॉज रेज इन टेम्परेचर ऑफ सर्टेन एरिया, ठीक है।
चेंज इन टेम्परेचर कैन चेंज इन प्रेशर। ऑब्वियसली टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो साथ साथ चलते हैं। टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, तो नतीजे के तौर पे फिर क्या होगा, हवा आएगी, ठीक है, तूफान आएंगे, थंडर स्टॉर्म्स आएंगे, साइक्लोन्स, टोर्नाडोज़, ये सारे फिर इससे जो है वो चीज़ें जन्म लेंगी। ग्लोबल टेम्परेचर आपको पता है बहुत चेंज हो रहा है। सन जो है वो 90% हीट देता है, ठीक है, और ये जो है ग्लोबल टेम्परेचर का रीज़न भी बन रहा है। तो फिर उन्होंने कहा है कि हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है। हीट जो है वो जाउल में हम कैलकुलेट करते हैं और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस है, और हीट क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो मूव कितनी हीट कर सकती है, वो ये हीट होती है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट होते हैं रेडिएशन और हीट एनर्जी पे, जिसमें से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट है, ठीक है, कि इरेगुलर होती है, जैसे सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ रही है तो हर जगह पे पड़ रही है ना, ऐसे ही स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ है, ये भी एक रीज़न है कि अनइक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हीट रेडिएशन की, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है। इक्वेटर पे जो है वो ज़्यादा जो है गर्म इलाके होते हैं, और इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता जाता है। थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो गैसेज हैं वो री एमिट होती रहती हैं, ये भी एक रीज़न है। फिर लेंथ ऑफ द डे है, ठीक है, समर के अंदर ड्यूरेशन ऑफ डे जो है वो ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है। तो जितना ज़्यादा दिन रहेगा उतनी देर ज़्यादा सूरज रहेगा और उतनी ज़्यादा हीट जो है वो एक्यूमुलेट होती रहेगी एटमॉस्फेयर के अंदर। वाटर एंड लैंड सर्विस का इसमें क्या रोल है कि हीट की डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा जो है वो इवेपोरेट होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशंस को और फिर रिलीज़ कर देगा हीट को वाटर के ज़रिए। तो इंटरनल कंटिनेंटल एरियाज़ के अंदर टेम्परेचर भी फिर जो है वो बढ़ता जाता है। यही बात है कि कराची के अंदर समुंदर है, पाकिस्तान के अंदर वाहिद वो शहर है जहाँ पे समुंदर है, तो समुंदर के पास होने के बावजूद भी कराची में हमेशा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होता है उतना ज़्यादा वहाँ पर इवेपोरेशन होती है, उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होती है, और उतनी ज़्यादा फिर वहाँ पर हीट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। टेम्परेचर जोन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट डिवाइडेड इन डिफरेंट जोन। यहाँ पे एक मैंने पोल बनाया हुआ है आपके सामने, ठीक है, तो इस पोल को आप देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स वाले जो इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज पड़ता है, ठीक है, फिर उससे कम इलाके आ जाते हैं साउथ टेम्परेट, नॉर्थ टेम्परेट, ठीक है, पोलर रीजन्स, और इक्वेटर पे तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है, ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ पोल, नीचे साउथ, राइट साइड पे ईस्ट और लेफ्ट पे वेस्ट साउथ। सो डिफरेंट जोन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉररिड जोन, टेम्परेट जोन और नॉर्थ साउथ पोल, ये भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है प्रेशर। अभी टेम्परेचर फैक्टर पढ़ लिया। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मोलेक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस। Measure in atmosphere variation in pressure causes weather variation. So pressure variation due to height, ठीक है, हाइट की वजह से प्रेशर कैसे चेंज होता है कि जितनी भी सर्कुलेशन ऑफ एयर्स है, विंड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, ये सारे इस वजह से बनते हैं कि एयर के मॉलिक्यूल जो हैं वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हमेशा सफ़र करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा वो तेज़ी से नीचे की तरफ जो है वो सफ़र करेंगे। अब ये चीज़ समझ लें कि अगर आप कहीं पर ऊपर चले गए हैं तो ऊपर से पानी नीचे फेंकते हैं तो वो कितनी जल्दी आएगा, जल्दी नीचे आएगा ना ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन यही पानी अगर आपने नीचे से ऊपर की तरफ भेजना हो तो कितनी मेहनत लगेगी ना। तो यही बात है प्रेशर की कि हाइट से लोअर की तरफ हमेशा सफ़र करता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी जो है फिर वो चेंज होता रहता है हाइट वाले एरियाज़ पे। सेकेंड फैक्टर, प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से भी बढ़ता जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा वाटर वेपर जो है वो एयर के अंदर जाएंगे और फिर डिक्रीज़ होता जाएगा मास ऑफ एयर, नतीजे के तौर पे प्रेशर भी डिक्रीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिसकी वजह से इसी की वजह से ही आंधियाँ आती हैं, तूफ़ान आती हैं और साइक्लोन्स आते हैं। थर्ड है सर्कुलेशन बेसिकली क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर। हवा जो है वो गोल गोल घूमती है या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, सर्कुलेशन बोलते हैं इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में। थ्री की मैकेनिज्म है, इसके पीछे तीन जो है फोर्सेस हैं जो कि सर्कुलेशन ऑफ एयर का रीज़न बनती है। फर्स्ट ग्रेडियंट फोर्स है। ग्रेडियंट फोर्स क्या है कि जो एयर को ज्वाइन करती है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, और फिर प्रेशर डिफरेंस जब इंक्रीज़ होता है तो फिर नतीजे के तौर पे टेम्परेचर वेरिएशंस आती हैं, लोअर प्रेशर इंक्रीज़ होता है और फिर जो है एयर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। सेकंड पॉइंट, कोरियोलिस फोर्स, ये वो फोर्स है जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो सफ़र करती है और अर्थ को रोटेशन में भी हेल्प आउट करती है, ठीक है, जो फिर मूवमेंट होती है एंटी क्लॉकवाइज और फिर नतीजे में एक दूसरे से जो है वो लार्जर स्केल पे हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो कभी कभी तो इतने बड़े पैमाने पे हवाएं चलती हैं कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भी ट्रैवल कर लेते हैं। तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन से। तो इसका क्या मतलब है कि मोशन जो है एयर की वो इन्फ्लुएंस होती है सरफेस से,
जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतना ज़्यादा जो है वो आसानी होगी हवा को एक जगह से दूसरी जगह में। ज़ाहिर है एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड में हवा ज़्यादा तेज़ फील होगी ना आपको, बजाय इसके कि जब गलियाँ गलियाँ बंद बंद आ जाएंगी तो वहाँ पे आपको ज़्यादा हवा फील नहीं होगी। तो यही बेसिकली इसमें बात की गई है। नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? नमी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जितनी ज़्यादा हवा के अंदर वाटर वेपर्स होंगे, पानी के बखरात होंगे, उतनी ज़्यादा नमी होगी ना, मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा एयर के अंदर। व्हेन एयर विद हाई ह्यूमिडिटी कूल्स, और जब ये ठंडी ठंडी होगी तो फिर क्या होगा, वाटर वेपर जो हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल्स बनेंगे और फिर क्या बनते हैं, बादल। उसी फिर वाटर वेपर जब हवा में जाते हैं, ठीक है, तो वो बादल बना देते हैं। Humidity can influence temperatures by affecting how effectively the temperature retains and release heat. Higher humidity levels enhance the greenhouse effect, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। फिर क्योंकि पानी है ना, जाहिर है, तो फिर जितने भी मॉलिक्यूल्स या फिर गैसेज ने ऊपर जाना है, हवा के अंदर जाना है, वो नहीं जा सकती, क्योंकि पानी है, नमी है, तो वो उसके साथ मिल जाएंगे और दूसरे केमिकल्स बना लेंगे, और फिर वो जो है वो नहीं जा सकते, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हीट भी जो है वो सरफेस के अंदर आती जाती है। कि कभी अभी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा सारे बादल होते हैं, ठीक है, मोस्टली गर्मियों में ऐसे होता है क्योंकि ज़्यादा सूरज होता है, ज़्यादा पानी वेपोरेट होता है, ठीक है, दरख्तों से भी पानी वेपोरेट हो रहा है, कहीं ओपन स्पेस पे पानी है, दरिया हैं, नाले हैं, ठीक है, झीलें हैं, समुंदर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वेपोरेट हो रहा है क्योंकि सूरज की जो तपिश है वो ज़्यादा है, नतीजे के तौर पे ज़्यादा बादल बन रहे हैं, वेपोरेशन हो रही है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में ज़्यादा बादल होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी लग रही होती है, क्यों? क्योंकि वो भी हीट को भाई एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऊपर जाने नहीं दे रहे केमिकल्स को, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट अदर सोर्सेज आर देयर फॉर इंडोर ह्यूमिडिटी टू इंक्रीज। ये अभी हमने पढ़ लिया कि ह्यूमिडिटी तो रीज़न है, ठीक है, इंक्रीज़ होने का। तो उन्होंने कहा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज़ कर रहे हैं। कुकिंग, जितनी ज़्यादा कुकिंग करेंगे, जब हम कुकिंग करते हैं ऊपर भाप बन रही होती है ना, वो कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है ना। फिर बॉयलिंग, हम कोई भी चीज़ बॉयल कर रहे हैं वो भी ज़ाहिर है उसके ऊपर भी भाप भाप जो आती है, ऊपर बॉयल हो रहा है जो भी चीज़, वो भी हवा में जाएगी। बाथिंग से, वॉशिंग से, ठीक है, हम कोई भी चीज़ धोएंगे, बाथिंग करेंगे, ठीक है, वो पानी कहाँ जा रहा है, कहीं पे जा रहा है ना, और फिर वो वेपोरेट होगा। ब्रीथिंग, हमारी सांस से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, और जो हम खाते पीते हैं उससे। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशंस क्या हैं? प्रेसिपिटेट्स जो बनते हैं, बुखारात बनते हैं। द फॉलिंग ऑफ वाटर वेपर्स एज एयर राइजेज अपवर्ड एंड कूल्स रैपिडली आफ्टर कंडेंसेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। बुखारात बनने के बाद जो कूलिंग का जो इफेक्ट है प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जैसे हमें पसीना आता है, आम मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे हमें पसीना आता है फॉर एग्जांपल, पसीना आने के बाद हमारी स्किन जो है वो थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाती है ना, कूलिंग इफेक्ट हमें महसूस होता है, तो यही बेसिकली प्रेसिपिटेशन है। सो इसकी दो किस्में हैं, कन्वर्जेंट और कन्वेंशनल। कन्वर्जेंट प्रेसिपिटेशन वो होती है जब एयर का मास जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, एयर जो है फिर वो कन्वर्ज कर जाती है, यानी मिक्स हो जाती है, ठीक है। नतीजे के तौर पे क्या होता है कि फिर वो हवा को ठंडी कर देती है, और फिर नतीजे के तौर पे बादल बनते हैं, प्रेसिपिटेशंस होती हैं। तो ये इक्वेटर पे ज़्यादा काम होता है, इक्वेटर बिल्कुल सेंटर पार्ट अर्थ का। कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन एसोसिएट करती है वर्टिकल एयर के साथ, ठीक है, और फिर जो है हवा गर्म से गर्म तर होती जाती है, जितनी ज़्यादा हवा गर्म होगी उतना ज़्यादा फिर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, उसकी बायोंसी इंक्रीज़ होगी, और फिर कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज़ होगा। नतीजे के तौर पे ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे, ज़्यादा प्रेसिपिटेशंस होगी। नीचे एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, कि किस तरह जो है वो एयर चलती है, ठीक है, अभी बताया ना वर्टिकल फॉर्म में होगी, तो ये ऊपर की तरफ गई तो ऊपर जाकर उसने क्लाउड्स बना दिए, दोबारा से प्रेसिपिटेशंस हुई, और फिर नीचे से आके ऊपर आए और फिर दोबारा से क्लाउड्स बना दिए। नेक्स्ट एक और प्रेसिपिटेशन की काइंड है, और ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो ये किस तरह से होती है, इसकी भी डायग्राम ऊपर बनी हुई है कि हवा चली, पहाड़ दरमियान में आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से हवा जो है वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली गई, और फिर इसने क्या किया, बादल बना दिए। इज लिंक टू द लिफ्टिंग ऑफ एयर ओवर एलिवेटेड टेरेन, ठीक है, एलिवेटेड के पहाड़ की बात हो रही है, सच एज माउंटेन्स। व्हेन मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू अक्रॉस द माउंटेन रेंज इट कूल्स, इट गेन्स अकॉर्डिंग लीडिंग द कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशंस। सो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन किस किस तरह की हो सकती है प्रेसिपिटेशन, ठीक है, जब बादल बने बारिश हो सकती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म अगर हो प्रेसिपिटेशन। फोग हो सकती है, वाटर वेपर्स हैंग इन एयर, ठीक है, सर्दियों में जो पड़ती है धुंध। मिस्ट हो सकती है, मिस्ट भी क्या है, नमी ही है कि हवा के अंदर नमी हो, सही है। स्नो क्या है, इरेगुलर फॉर्म है वाटर आइस की। हेलिंग हो सकती है, हेलिंग क्या है, जो ओले पड़ते हैं। हेज जो है वो पोल्यूनेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हेज। नेक्स्ट वेदर वेरिएशंस भी एक पॉइंट था, लेकिन वेदर वेरिएशंस अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेदर वेरिएबल्स के साथ जो जो वेदर वेरिएशंस अभी होती हैं अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, तो ये सारा वही टॉपिक है, इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट है नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिजास्टर्स, यानी नेचुरली तौर पे कौन कौन से नुकसानात होते हैं और कौन कौन सी तबाहियाँ होती हैं, यानी वेदर वेरिएशंस को देखते हुए वन बाय वन अभी वो भी देखते हैं। साथ ही अर्थक्वेक, नेचुरल हैज़र्ड इज़ अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस इज़ लेस इन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, कुदरती तौर पे जो आफात आती हैं उनके नतीजे में जो जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, वो सारा क्या है, नेचुरल हैज़र्ड्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे 1931 के अंदर एक जो है वो सैलाब आया चाइना के अंदर, जिसमें 4 मिलियन लोग मारे गए। ठीक है, 4,40,000 लोग मारे गए एक सैलाब से। डिजास्टर डिस्टर्ब्स फंक्शन ऑफ कम्युनिटी एंड कोजेज, ज़ाहिर है जब कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज आता है तो फिर उससे वहाँ के रहने वाले लोगों की जो है वो ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं, तबाही होती है वहाँ पे। ठीक है, फिर प्रॉपर जो है वो ज़िंदगी के काम नहीं हो सकते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर तबाहियाँ होती हैं। तो कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, जियोफिजिकल इवेंट्स हो सकते हैं, जिसके अंदर अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी शामिल है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के अंदर फ्लड, एवलांचीज हैं। क्लाइमेटोलॉजिकल के अंदर ड्रास्ट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, वाइल्ड फायर्स। मेट्रोलॉजिकल लेवल पे साइक्लोन्स आ सकते हैं, स्टॉर्म्स आ सकते हैं। इन सबको वन बाय वन हम डिटेल से भी देखेंगे। सो अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ये तब होते हैं जब सडनली क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं, हमारी ज़मीन के ऊपर जो आप समझ लें कि डिस्क की तरह हैं जो आपस में मूवमेंट होती हैं। ठीक है, जब अचानक इनके अंदर एक्टिविटी होती है ना, अचानक मूव करते हैं, अचानक एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एनर्जी कब रिलीज़ होती है, हमारी ज़मीन के नीचे वोल्केनोज हैं ना, आतिशफ़शाएँ। ठीक है, जब वो फटते हैं या फिर अचानक उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है तो तब क्या होता है कि फिर वो ज़लज़ला आता है। सही है, जब ज़्यादा एनर्जी नीचे आ गई तो फिर ज़ाहिर है एनर्जी ने रिलीज़ तो होना है, जब वो रिलीज़ होगी फिर ज़लज़ले आते हैं। ठीक है, आसपास के इलाकों में ज़लज़ला आता है। सो ट्रांसमिटेड टू द सरफेस अर्थ रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन पल्सेस ऑफ एनर्जी सिस्मिक वेव्स। फिर जो ज़लज़ले की वेव्स होती हैं उसे हम कहते हैं कि ये क्या हैं, सिस्मिक वेव्स हैं। ज़लज़ले की वेव्स को बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। इट कैन पास थ्रू एंटायर अर्थ, पूरी ज़मीन के अंदर फिर वो फैल जाती है। ठीक है, जहाँ पे ज़लज़ला आया होता है वहाँ पे ज़्यादा महसूस होता है, बाकी आसपास के इलाकों में जो है वो कम कम सी उसकी शिद्दत महसूस की जा सकती है। सो जहाँ से ज़लज़ला निकलता है यानी शुरू होता है उसे बोलते हैं एपिक सेंटर। एपिक सेंटर क्या है, क्रस्ट एरिया ओवर फोकस पॉइंट, यानी जहाँ से ज़लज़ला आने लगा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ तो इसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। अभी सबसे पहला रीज़न आपको बताया टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के अंदर। टेक्टोनिक प्लेट्स जो बिल्कुल अर्थ की क्रस्ट के ऊपर डिफरेंट प्लेट्स हैं उनके अंदर जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है, नतीजे के तौर पे फिर ज़लज़ला आता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है, कन्वर्जिंग मूवमेंट, डाइवर्जिंग। आपको बताया कन्वर्जिंग का क्या मतलब होता है, कन्वर्ट से आप समझ सकते हैं कन्वर्जिंग, यानी दो मुख्तलिफ जो प्लेटें थी वो ऐसे ही हरकत करती करती मूव करती करती एक दूसरे के पास आई और फिर पहले दो प्लेट थी मिलके एक प्लेट बन गई। ठीक है, कन्वर्ज हो गई, यानी फिर भी लेकिन वो आपस में पास आई, एनर्जी तो कोई ना कोई रिलीज़ हुई ना। और फिर डाइवर्जिंग मूवमेंट क्या होती है कि जब दो प्लेट्स हैं, ठीक है, अब वो आपस में मिली या फिर टकराई, जिस जैसे भी हुआ, स्लिप ओवर हुई या एक दूसरे के पास आई, टकराने की वजह से वो 2 प्लेट से 4 प्लेट बन गई, 3 प्लेट्स बन गई। ठीक है, या फिर स्लिप ओवर्स हो गई, थोड़ा बहुत एक का हिस्सा दूसरे के साथ मैच हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मूवमेंट। तीसरी एक और फॉर्म होती है ट्रांसफॉर्म और लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट क्या होती है, नीचे की जानिब। ठीक है, यानी आगे पीछे जो है वो हरकत कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, वर्टिकली भी हो सकती है, तो फिर जो है वो उनके दरमियान कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। आपको बताया था ये भी MCQs के, एक साल के अंदर तकरीबन 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक मूवमेंट करती है एक टेक्टोनिक प्लेट। तो ये इसका बेसिकली रीज़न था ज़लज़लों का। और टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे आपको पता है आतिशफ़शाएँ हैं, तो वो जब फटते हैं उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर फिर नतीजे के तौर पर क्या आते हैं, ज़लज़ले। तो यही बातें लिखी हुई हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी मूवमेंट होती है, मोल्टन मेंटल डिस्टर्ब्स अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर मेंटल है, ये हमने पढ़ी हुई है सारी, अर्थ की लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर, सारी डिटेल्स है। तो मोल्टन मेल्टन जो है वो जब रिलीज़ होता है अर्थ के क्रस्ट से तो फिर जो है वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, जिससे फिर बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। न्यूक्लियर टेस्ट सम टाइम इस तरह होता है कि इंसान खुद भी जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करना चाह रहा होता है कहीं पे। ठीक है, तो वो खाली जगहों पे ही प्रेफर करता है, अंडरग्राउंड लेकिन होते हैं तो फिर हाई डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से फिर भी अर्थक्वेक रीज़न होता है। डैम कंस्ट्रक्शन, जब डैम्स बनाए जाते हैं ना तब भी ज़लज़ले आते हैं। ठीक है, ड्यू टू हैवी लोड ऑफ वाटर, जब बहुत ज़्यादा जो है वो पानी आता है, आप देखें कराची के अंदर बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, यही रीज़न है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो वीक वहाँ पे एरियाज़ हैं वहाँ की फिर टेक्टोनिक प्लेट्स डिस्टर्ब्स होती रहती हैं, क्योंकि वाटर का लोड बहुत ज़्यादा होता है, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो वीक एरिया ऑफ प्लेट्स डिस्टर्ब एंड कोजिक अर्थक्वेक, फिर नतीजे के तौर पर ज़लज़ले आ जाते हैं। इन रिजल्ट डैम विल बी डिस्ट्रॉयड एंड कोज फ्लड, फिर ज़ाहिर ज़लज़ला आएगा तो फिर सैलाब भी आएगा अगर पानी वाले एरियाज़ के आसपास ज़लज़ला आया तो।
नेक्स्ट सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ बेसिकली एक ग्राफ होता है, ठीक है। ये ऐसे का स्ट्रक्चर, नीचे ये एक जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये लकड़ी का एक बॉक्सा होता है नीचे पड़ा हुआ टेबल की जैसे, और ऊपर इसके साथ एक हैंडल लगा होता है। हैंडल के साथ एक ना वो नीचे लटका देते हैं पेंसिल वगैरह, ठीक है। पेंसिल जो है वो नीचे पेज तक जा रही होती है और बिल्कुल जो है वो स्टेटिक होती है। जैसे ही जल्जला आता है ना, तो जाहिर है जब जल्जला आएगा तो वो जो पेंसिल लटकी हुई है नीचे जा रही है, पेज रखा हुआ है हमने ना, उस तक जा रही है उसकी निब, ठीक है, उसका फोकस पॉइंट। तो जब वो उस फोकस पॉइंट तक जाती है, जल्जला आता है, ठीक है, तो वो पेंसिल हिलेगी ना जब जल्जला आएगा, तो वो फिर उतनी उतनी वैसे वैसे लाइंस बनती हैं। तो फिर जितनी शिद्दत का जल्जला होता है उतनी ज़्यादा लाइंस बनती हैं, जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था। तो ये बेसिकली इसके नाम लिखे हुए हैं कि ये अपरेटस का, इसको बोलते हैं सिज्मोग्राफ, जो फिर ग्राफ बनता है पेंसिल के ज़रिए, वो खुद ही बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जल्जला आया, उसकी इंटेंसिटी से उतनी लाइंस बन जाएंगी, उतना जो है जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी हमें नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट, इसको मेजर करने के लिए एक रिचर स्केल भी होता है, जिसे हम लोग आर्थिम स्केल बोलते हैं। ये तो सिंपल ना हमने ग्राफ बना लिया, इसलिए इसका नाम भी सिज्मोग्राफ था। सेकंड चीज़ मेजर करने के लिए होती है जल्जले को रिचर स्केल। सो रिचर स्केल को लॉगरिथम स्केल भी बोलते हैं। ये इंटेंसिटी बताती है हमें कैलकुलेशन के अंदर। ये तो सिर्फ ग्राफ था, ये हमें कैलकुलेशन के अंदर बताती है कि कितने कितनी जो है वो शिद्दत का जल्जला है, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग बताती है हमें, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 10 होती है, और जो मिनिमम होती है वो 1 वैल्यू होती है। इसके अंदर अंदर हमें बताते हैं हमेशा जल्जला, आप कभी न्यूज़ सुने तो आपको बताते हैं 4.2 का शिद्दत का जल्जला आया, 5 का आया, 6 का आया, 7 का आया, कभी भी 10 से ऊपर का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट ही 10 है और कम अज़ कम 1। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैंने कुछ मेंशन किए हुए हैं। डेडलीस्ट क्वेक्स जो हैं वो आए कश्मीर में, आया था 2005 में। ये लाजमी MCQ आता है, ठीक है, कि कितनी शिद्दत का आया था, कितने लोग मारे गए। कश्मीर के अंदर 2005 में आया था। ओवरऑल पूरी पाकिस्तान में भी महसूस किया गया था, लेकिन इसका बेसिक जो था पॉइंट क्या था, जिसे अभी हमने पढ़ा कि जहाँ से जल्जला निकलता है उसे एपिक सेंटर बोलते हैं। एपिक सेंटर था कश्मीर, 7.6 शिद्दत का था, और जिसके अंदर 86,000 लोग जो है वो मारे गए थे। उसके बाद 1920 के अंदर भी बहुत ज़्यादा जल्जला जो है वो बड़े पैमाने पे आया, 7.8 शिद्दत का, जिसके अंदर जो है वो बहुत सारे लोग मारे गए, तकरीबन 20 लाख से ऊपर लोग। नेक्स्ट जो है वो हम फिर रेस्क्यू करने के लिए क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाते हैं, ठीक है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हैं। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर जो है वो इंसान के कंट्रोल के अंदर तो नहीं होते, ठीक है, सडनली आते हैं, तो उसके बाद में फिर जो है वो हम कर सकते हैं कन्वेंशनली मेजर्स, पहले नहीं की जा सकती। सो डी अब यहाँ पे है कि 2 किस्में हो सकती हैं अर्थक्वेक की, डीप फोकस अर्थक्वेक एंड शैलो फोकस। शैलो फोकस नेम इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ क्रस्ट के ऊपर ऊपर वाले हिस्से में होगा, ठीक है, इसकी ज़्यादा डेप्थ नहीं होगी। शैलो का क्या मतलब होता है, ऊपर वाला हिस्सा ना, शैलो वाटर जब हम बात करते हैं। तो डीप फोकस का क्या मतलब है, ज़्यादा गहराई वाला। तो ज़्यादा गहराई वाला ज़्यादा नुकसान होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़्यादा गहराई वाले की जो है वो गहराई हो सकती है कम अज़ कम भी 300 से 700 किलोमीटर, और जो शैलो फोकस है वो 70 किलोमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन यही है कि जब आतिशबाज़ फटता है, ठीक है, उसे बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। सो ओपनिंग और वेंट थ्रो मैग्मा, एंड मैग्मा क्या होता है, वो जो बीच में आग जल रही होती है, ठीक है, लिक्विड लिक्विड होता है, उसे मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। इसकी बायोंसी हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर तो फिर बहुत ही ज़्यादा होता है। जब ये सडनली डिस्चार्ज होता है डिफरेंट गैसेस की रिएक्शन की वजह से, तो फिर नतीजे के तौर पे क्या होता है, फिर भी बहुत ज़्यादा इरप्शन होती है, जल्जले आते हैं इससे भी बहुत ज़्यादा। मेन वजह ये है जल्जलों की, सही है। इरप्शंस अकर ड्यू टू ह्यूज प्रेशर डिफरेंस। डिफरेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फिर जल्जले आते हैं। ये अगर आप डायग्राम ऊपर देखें तो ये जो लाइन लगी हुई क्रस्ट, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन के नीचे मैग्मा है। आतिशबाज़ हमेशा ज़मीन के नीचे होते हैं, ऊपर कभी भी नहीं होते, ठीक है। डिफरेंट गैसेज जो हैं ये आपस में मिली, ठीक है, वोल्केनो के अंदर, ठीक है, डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं ना, फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे सूरज के अंदर हो रहे हैं। तो नतीजे के तौर पे क्या होता है, जब फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है, ठीक है। एनर्जी हीट की सूरत में भी होती है, लाइट की सूरत में भी होती है, और बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस भी बनते हैं। तो नतीजे के तौर पे क्या होता है, अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर जाहिर है उसने किसी सूरत बाहर तो आना है, तो फिर वो बाहर निकल आता है, ठीक है। साइड इरप्शन इसको बोलते हैं। लावा जो है फिर मैग्मा, जब ज़मीन के अंदर है तब मैग्मा उसका नाम है, जब ज़मीन से बाहर आ गया, फट गया, तो फिर उसे बोलते हैं लावा। तो ये फिर क्या होती है, साइड इरप्शन होती है, तो आसपास के हिस्सों के अंदर फिर वो जाता है, तो वहाँ पे भी तबाही फैलाता है, और फिर जाहिर है एनर्जी से बाहर आया तो फिर अर्थक्वेक भी आते हैं। और ये क्यों होता है, प्रेशर डिफरेंस आ जाता है और टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। और जो है
नेक्स्ट जो है इसके टाइप्स जो हैं, प्रोलेस्टिकल फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, बलिस्टिक लावा हो सकता है, लावा की डिफरेंट काइंड्स, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट लावा, रेल्टिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट टी सुनामी। टी सुनामी क्या है कि पानी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, बड़े लेवल की तबाही जो होती है उसे बोलते हैं टी सुनामी, ठीक है। पानी के अंदर जो तूफ़ान आता है बड़े लेवल का, लहरों के अंदर, बेसिकली ज़्यादातर ये होता है किनारे वाली साइड पे, ठीक है, जहाँ पे समुंदर का किनारा होता है ना, ये वहाँ पे आता है, जिसे हम बोलते हैं सुनामी आ गई, टी सुनामी, ठीक है। सो बेसिकली ये ओशंस के अंदर आता है, नहरों वगैरह में, नदियों वगैरह में नहीं आता, सही। तो ये भी एक रीज़न होता है ओशनिक क्रस्ट का, इससे भी जलजिला आता है, क्योंकि वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो फिर ये आसपास के इलाकों को छोड़ता नहीं है, जहाँ पे भी आ जाए, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू वाटर, इट्स अ जापानीज़ वर्ड मीन्स हार्बर वेव। टी सुनामी किसका वर्ड है? जापानीज़, इसका मतलब क्या है? हार्बर वेव, यानी कि एक बिखरी हुई वेव, यानी उसके आगे जो कुछ भी आएगा वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगी, ठीक है। एक ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है कि पानी जो है वो किस तरह से आता है। नॉर्मल पानी देखें आया किस तरह से और जा किस तरह से रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है कि पानी इस तरह आया, लहर आई और फिर वापस चलेगी। लेकिन अगर टी सुनामी है तो टी सुनामी की कंडीशन आप देख सकते हैं, साइड में डायग्राम बनी हुई है राइट साइड पे, कि एक कोस्टल एरिया क्या होता है? वो एरिया जो पानी के, समुंदर के आसपास वाले इलाके होते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं या फिर तफरीह के लिए आते हैं, या मतलब कोई भी जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, ज़िंदगी है, लाइफ है, एग्जिस्ट कर रही है, उसे बोलते हैं कोस्टल एरियाज़। तो कोस्टल एरियाज़ के पास क्या होती हैं? डिफरेंट मूवमेंट होती हैं वाटर की, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं, ठीक है। और पानी के नीचे फॉर एग्जांपल आप समझें कि अर्थक्वेक आया वहाँ पे, ठीक है, कोस्टल एरिया के पास। तो अब वो क्या होगा? वो पानी की मूवमेंट ऊपर आएगी ना, ज़ाहिर है लावा तो अब पानी के नीचे गहराई से ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है, वो तो पानी के अंदर आ गया, लेकिन अब नतीजे के तौर पर वाटर के अंदर और ज़्यादा एनर्जी आ गई, ठीक है, जिससे एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, हाई हो जाएगा, उस 17 से 20 फुट ऊपर जा सकता है सी शोर के ऊपर, और फिर नतीजे के तौर पर जितनी कश्तियाँ वगैरह पास में होंगी या जो भी लोग होगा फिर वो नुकसान होगा। तो ये जो है डायरेक्ट जो है वो उस जगह को बर्बाद नहीं करता, बल्कि जितना ज़्यादा पानी होता है वो उतना ज़्यादा उसको अब्जॉर्ब करते हैं, शॉक अब्जॉर्बर बोलते हैं, ठीक है, और उसका जितना ज़्यादा वजन होता है फिर उतना ज़्यादा जलजिला आता है। सो इससे लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा बढ़ जाता है, ठीक है, सी फ्लोर में, और वोल्केनिक इरप्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं कुछ टी सुनामीज़ की, ठीक है, 3। फॉलिंग मेट्योर्स, मेगा टी सुनामी, वोल्केनो सुनामी और इरोजन सुनामी। सो पहली है फॉलिंग मेट्योर्स, ये आपने डायग्राम से ही समझने की कोशिश करनी है। नीचे आप देखें कि एक क्रस्ट बनाया गया है, ठीक है, क्रस्ट के ऊपर ये जो गोल गोल सर्कल है ना, ये आप समझें कि एपिक सेंटर है, जहाँ से जलजिला आना शुरू होना है, ठीक है, ये जो सेंटर बनाया हुआ है बिल्कुल। तो उसके ऊपर क्या हुआ? पानी की वेव आई, ठीक है, सिंपल पानी था पहले, लेकिन यहाँ पे नीचे जलजिला आया ना, एपिक सेंटर जहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, तो पानी की ये देखें सिंपल वेव थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पे एपिक सेंटर शुरू हुआ, टी सुनामी आई, तो लहरें देखें ऊपर 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 जाना शुरू होगी। पहले नॉर्मल लेवल पे थी, लेकिन फिर जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर ऊपर जाती गई, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ कि शॉक वेव जो आई, ठीक है, स्प्लैश वेव बनाया उन्हें, स्प्लैश वेव से क्या हुआ? मेगा टी सुनामी आई, वाटर लेवल क्रस्ट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कायनात में अचानक से पानी टकराता है, फिर पानी को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। रॉकी मेंटल बेसिकली जो है वो ज़्यादातर ये होता है, और सबसे ज़्यादा जितनी भी टी सुनामीज आती हैं मोस्टली यही वाली काइंड होती है। नेक्स्ट सेकंड है वोल्केनो टी सुनामी। नेम इंडिकेट कर रहा है कि वोल्केनो जो है ज़मीन के नीचे जो है राइजिंग मैग्मा जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर पानी के अंदर क्या होता है जी? मैग्मा का लेवल इंक्रीज़ हो गया, नतीजे के तौर पर वहाँ पे ब्रस्ट हुआ, और फिर पानी का लेवल जो है वो ऊपर हो गया, अपवर्ड की तरफ वेव्स हुई, और फिर जो है वो अपवर्ड वेव्स ही सुनामी वेव्स में चेंज हो गई, और पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट जो काइंड है वो है एरियन सुनामी। सो एरियन सुनामी बेसिकली क्या है? नीचे आप देखेंगे जलजिला आया, जलजिले से क्या हुआ? वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ, और फिर टी सुनामी जो हैं वो भी आ गई। ओरिजिन भी बेसिकली यही ना कि सोइल एरियन हुआ या फिर एरप्शन हुई, तो ठीक है। नेक्स्ट जो है सबसे बड़ी टी सुनामी कब आई? 2019 में आई, ठीक है, जब राइजिंग मैग्मा की वजह से इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, इंडियन ओशन आपको पता है इंडिया वाली साइड पे है, 2004 में आई, ठीक है। सबसे ज़्यादा बुरी यही थी, जिसके अंदर जो है 2,80,000 लोग जो है वो मारे गए थे, और 9 पॉइंट लेवल की ये थी, सही है। और ना सिर्फ इंडिया के अंदर लोग मारे गए, बल्कि इंडियन ओशन के पास पास वाले जितने मुल्क थे वो सारे भी इफेक्टेड हुए, जिसमें इंडोनेशिया और बाकी सारे मुल्क भी शामिल हैं, और टोटल जो है वो 2,80,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे सिर्फ एक सुनामी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लड्स। फ्लड्स क्या है? व्हेन पीस ऑफ लैंड सडनली गेट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। पानी के अंदर क्या होता है कि सबमर्ज हो जाते हैं अचानक से पीस ऑफ लैंड, तो फ्लड आते हैं। तो नतीजे के तौर पे इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। ओवर बैंक फ्लडिंग ये तब होती है जब पानी के ज़खायर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा उसके अंदर हम पानी जमा कर लें, ठीक है। ज़ाहिर है अब एक हमने बैंक बनाया या हमने कोई डैम बनाया,
उसके अंदर हमने बताया कि इतने जो है अमाउंट में वाटर हम जमा कर सकते हैं, लेकिन हमने ओवर वाटर जमा कर लिया, नतीजे के तौर पर क्या आएगा, सैलाब आएगा ना। सेकंड काइंड फ्लैश फ्लडिंग। फ्लैश फ्लडिंग क्या है, ये तब होती है जब ज़रूरत से ज़्यादा जो है बारिश हो जाए। ठीक है, डैम हमने बनाया था बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो गई, ठीक है, हमारी लिमिट ख़त्म हो गई, तो नतीजे के तौर पे क्या हुआ, फिर वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग हो गई। तो फिर पानी जो है वो फास्ट मूव करता है और आसपास के इलाकों में सैलाब आ जाते हैं। जैसे कराची की बारिशें हुई थी, ये पीछे ये भी हुई हैं 2020 और 21 में, जब कराची में बड़े लेवल पे सैलाब आ गया था, ये इसी का रीज़न था। नेक्स्ट है आइस जैम फ्लडिंग। आइस जैम फ्लडिंग क्या होती है, जब टेम्परेचर कोल्ड होता है तो फिर हैवी प्रेसिपिटेशन होती है, आपको पता है, तो फिर क्या होता है, चंक्स ऑफ आइस बन जाते हैं। चंक्स ऑफ आइस बनने की वजह से डैम वाटर जो है कंपाइल होता है और फिर नतीजे के तौर पे आइस जो है वो टूटने लग जाती है, टूट के जब वो नीचे आती है लिक्विड बन जाती है और फिर नतीजे के तौर पे फ्लड्स आने लग जाते हैं। नेक्स्ट काइंड है कोस्टल फ्लडिंग। कोस्टल फ्लडिंग कहाँ पे होती है, अक्रॉस एरियाज ऑफ ओशन। कोस्टल आपको बताया ना, वो एरियाज होते हैं जो समुद्र के आसपास होते हैं। सो कोस्टल एरियाज़ के अंदर हैवी रेनफॉल हुई, साइक्लोन्स आए, स्टॉर्म्स आए, जिसके नतीजे पे फिर क्या हुआ, फ्लडिंग आ गई। तो इसके नतीजे में क्या क्या कॉज होते हैं, रेन्स हो सकती हैं, ठीक है, रिवर्स ओवरफ्लो कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स आ सकती हैं, और जो है वो आइस मेल्ट हो सकती है, जिसके नतीजे पे फ्लड्स आते हैं। नेक्स्ट हम फ्लड मैनेजमेंट टेक्निक्स किस तरह से कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब फ्लड जो है वो कुदरती तौर पे आना है, इंसान के कंट्रोल में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, नतीजे के तौर पे हम अपनी जो है वो प्रिवेंटिव सिर्फ मेजर्स बना सकते हैं, बाकी होना वही है जो होना है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ जो है वो बचा जा सके, ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके। सो हम हार्ड इंजीनियरिंग ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, सॉफ्ट इंजीनियरिंग ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। हार्ड इंजीनियरिंग वो कि हम आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन इसमें हाई कॉस्ट लगती है। ज़ाहिर है, जब हमने मजबूत कोई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो पैसा तो लगेगा। डैम्स बनाते हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ के पास पास, ताकि पानी का जो जितनी डिस्चार्ज अमाउंट है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकें और फिर जो है फ्लड की तरफ ना जाए। रिवर के अंदर इंजीनियरिंग करते हैं कि डिफरेंट जो है डाइवर्ट हो सके, रिवर सेटलमेंट की तरफ से जाए, और साथ में उसकी छोटी छोटी नदी नाले बनाते हैं ताकि पानी जो है अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो इस तरफ मूव करने लग जाए, बजाय इसके कि आबादी वाले इलाकों में जाए, इस तरफ जाने लग जाए। सॉफ्ट इंजीनियरिंग ऑप्शंस होते हैं कि जिसमें हम रिड्यूस कर देते हैं इम्पैक्ट्स रैदर देन प्रिवेंटिंग वन, यानी हम बचा नहीं सकते लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रिड्यूस करें इम्पैक्ट्स को, नेचुरल इम्पैक्ट्स को। ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट लगा दें, जितने ज़्यादा हम दरख्त लगाएंगे, ठीक है, तो पानी जब जब आगे कोई चीज़ बैरियर होगी तो पानी थोड़ा सा कम स्पीड में मूव करे ना। फॉर एग्जांपल अगर फ्लडिंग आ भी जाती है, लेकिन अगर आगे रुकावटें होंगी, ज़्यादा अमाउंट में दरख्त होगा तो वो थोड़ा सा एज अ बैरियर के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इसमें, पॉलिसीज़ टू कंट्रोल अर्बन डेवलपमेंट क्लोज टू फ्लड प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एवलांच। एवलांच बेसिकली एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब है स्नो स्लाइड। स्नो स्लाइड हो जाती है, यानी जहाँ पे बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं वो अचानक से नीचे की तरफ आने लग जाते हैं, जैसे हम कहते हैं बर्फ़ का तोदा नीचे गिर गया, ठीक है, तो इसे बेसिकली साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एवलांच। सो एनी अमाउंट ऑफ स्नो स्लाइडिंग डाउन अ माउंटेन साइड इज कॉल्ड स्नो साइड, स्लोप गेन साइड और पावर साइड इसको बोलते हैं। इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, ठीक है। पहली काइंड होती है लूज स्नो एवलांच, सेकंड स्लैब एवलांच, थर्ड पाउडर स्नो एवलांच और चौथी है वेट स्नो एवलांच। नेम इंडिकेट कर रहा है सबका। लूज स्नो एवलांच क्या है कि जब हमारी बर्फ़ ऊपर गिरी है, ठीक है, अभी वो ऊपर सेटल डाउन ही हुई है, लेकिन गिरते सेटल डाउन होते के साथ ही नीचे आ गई, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। मोस्टली जो है यही एवलांच जो है वो होती है बर्फ़ानी इलाकों में, ठीक है। स्लैब एवलांच, स्लैब एवलांच क्या हुआ, फॉल ऑफ लार्ज ब्लैक साइड डाउन द स्लोप। स्लैब क्या होती हैं, जैसे हम किचन में कहते हैं कि हमारी स्लैब्स लगी हुई हैं, बड़े बड़े हिस्से होते हैं ना, बड़े बड़े पोर्शन, तो फिर जब वो अचानक से नीचे गिरते हैं तो इसे बोलते हैं स्लैब एवलांच हो गई, ठीक है। तीसरी है पाउडर स्नो एवलांच। पाउडर एवलांच में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट टू टाइप्स। पहले जो हमारी दोनों टाइप्स है ना, लूज स्नो और स्लैब, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो पाउडर स्नो एवलांच कहलाता है, ठीक है। यानी स्लैब भी गिरती है और साथ में जो लूज स्नो ऊपर गिरी होती है साथ में वो भी गिर जाती है, ठीक है, बॉटम स्लैब के ऊपर आके, तो फिर ये क्लाउड्स पाउडर जो है वो स्नो बनाता है। ज़ाहिर है जब ऊपर से नीचे गिरेगी, स्लैब भी है और साथ में पाउडर भी है, तो फिर ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ का पहाड़ जो है वो नीचे गिर पड़ा है और फिर जो है वो क्लाउड्स, पाउडर के क्लाउड्स बन रहे हैं स्नो के। चौथी काइंड है वेट स्नो एवलांच। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ पाउडर स्नो होता है, तो इसमें पता नहीं चलता कि क्या चीज़ है और इसमें नीचे आने वाली जो चीज़ जितनी भी है वो सारी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा एवलांच जो आया वो सियाचिन में आया। सियाचिन आपको पता है पाकिस्तान की ग्लेशियर है, ठीक है। सबसे डेडलीस्ट जो एवलांच थी 2012 में हुई, जिसके अंदर 140 लोग मारे गए मौके पे, ठीक है। तो मोस्टली वो आर्मी पर्सन ही थे, क्योंकि सियाचिन वगैरह में इन सब एरियाज़ में मोस्टली आर्मी ही जाती है, लोग जो है वो कम रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, बल्कि ग्लेशियर ही है इलाका भी, आप इसे क्या कह सकते हैं। सो इतने लोग जो थे वो मारे गए थे, शहीद हो गए थे।
सो नेक्स्ट पॉइंट है वाइल्ड फायर्स। वाइल्ड फायर्स क्या है? जंगलों में आग। ये अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कहीं जब जंगल में आग लग जाती है बुझने का नाम ही नहीं लेती, ठीक है। तो इसका मोस्ट रीज़न क्या होता है? मोस्ट कॉमन रीज़न ये भी नेचुरल जो है वो उसकी वजह से होती है, ठीक है। खुद ब खुद ही लगती है, ठीक है। बहुत कम होता है कि मैन मेड जो है वो फैक्टर्स इंक्लूड हों, ठीक है। तो वाइल्ड फायर जो है वो लग जाती है। वाइल्ड फायर्स के बहुत सारे नाम हैं, जिसे हम फॉरेस्ट फायर कह सकते हैं, वेजिटेशन फायर, ग्रास फायर, पीट फायर, बुश फायर, होल फायर। अगर इसमें से कोई से भी क्वेश्चन आपको आ जाता है तो ये सारी एसी का ही नाम है, वाइल्ड फायर्स का ही नाम है, ठीक है। इसके डिफरेंट कॉजेज क्या? नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं 90% से 10% तक। लाइटनिंग है, बिजली गिरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर दरख्तों के ऊपर बिजली गिर गई, ठीक है, तो नतीजे के तौर पे आग लगेगी, फिर वो आगे 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 फैलती जाएगी। वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है, हो सकता है कि जंगल के अंदर जलजला आए, ठीक है, या फिर मैग्मा जो है लावा की सूरत में बाहर आ जाए और फिर आग लगेगी, जाहिर है। फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर, कभी कभी इस तरह होता है बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, नतीजे के तौर पे आग लग जाती है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा जो है मैन मेड भी होते हैं, यानी कोई लोग वहाँ पर गए, ठीक है, तो या फिर उन्होंने कोई वहाँ पे डेब्रिस जो है उसको बर्न करने की कोशिश की, तो वो फिर बुझा नहीं और फिर वहाँ पे आग लग गई। या फिर अनअटेंडेड कैंप फायर्स, लोग जाते हैं कैंपिंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आसपास आग चलाते हैं ताकि खुद को गर्म रख सकें, लेकिन बाद में वो बुझाने की जहमत नहीं करते, या फिर किसी भी ओरिजिन की वजह से वो आग जो है वो आगे आगे फैलती जाती है, ठीक है। या उन्होंने आग जलाई है किसी काम के मकसद के लिए, बाद में बुझानी भी थी लेकिन उनका इक्विपमेंट ही काम नहीं किया, ठीक है। सिगरेट्स किसी ने जलाई एहतियाती में, बेध्यानी में, वो नीचे गिरा दी, उससे आग लगना शुरू हो गई। कोई भी इस तरह का जो है वो रीज़न हो सकता है, ठीक है। या फिर सम टाइम इस तरह होता है कि वाइल्ड फायर जो है वो आर्सन की वजह से भी लगती हैं। आर्सन बेसिकली एक साइंटिफिक टर्म है जिसे कहते हैं कि कोई इंसान चाहता है जानबूझ के कि दूसरे का नुकसान करना है, आग लगाकर नुकसान करना है जानबूझ के चाहते हुए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आर्सन। तो इसकी प्रिवेंशंस क्या हो सकती हैं? हम डेब्रिस को जो है वो अपनी एहतियात के अंदर जलाएं और बाद में जब जलाएं तसल्ली कर लें तो फिर हम वहाँ से जाएं, ठीक है। सिगरेट जो है वो जब हम बुझाएं उसको तो अच्छी तरह से बुझाएं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करें, ठीक है। और जो इन सारे क्राइम्स हैं, आर्सन वगैरह, इनसे बचने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राउट। ड्राउट क्या है? कहत। तो कहत किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है, खुराक का हो सकता है, पानी का हो सकता है। सो इससे हम किस तरह बच सकते हैं? एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो पानी ही मेन रीज़न होता है कहत का, ठीक है। क्या वहाँ की फसलों को पानी नहीं मिला, ठीक है, या लोगों को पानी नहीं मिला, या कुछ भी और रीज़न हुआ है, तो फिर उससे कहत आते हैं। लेक ऑफ रेनफॉल, ठीक है, कई इलाकों में जहाँ पे बारिशें कम होती हैं वहाँ पे ड्रॉट होता है। जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये बलोचिस्तान वाले इलाकों में, ये सिंध के बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पे बारिशें कम होती हैं, नतीजे के तौर पर वहाँ पे ड्रॉट है। ज़मीन जो है सीमोथोर का शिकार हो चुकी है, बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, और बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो ये सालों महीनों तक रहती है बहुत ज़्यादा कंडीशंस, ठीक है। सो इससे इफ़ेक्ट क्या क्या होता है? हमारी इकोनॉमी इफ़ेक्ट होती है, एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट होता है, और पूरा इकोसिस्टम जो है वो भी ख़राब हो जाता है। थर पारकर सिंध इज़ एग्जाम्पल ऑफ ड्रॉट। कॉजेज इसके क्या क्या हैं? स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। स्कैरिसिटी का मतलब होता है कमी, पानी की कमी है, ठीक है। लेक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग है, प्लानिंग नहीं है हमारी प्रॉपर, ठीक है। लेक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। इरीगेशन क्या होती है? पानी देना फसलों को। वाइड स्प्रेड डिफोरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा मकदार में हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। रिड्यूसिबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर। फाइटिंग ड्राउट। अब हमें किस तरह से लड़ना चाहिए ड्राउट से? एजुकेशन देनी चाहिए लोगों को, ठीक है, कि पानी किस कदर ज़रूरी है, पानी ज़ाया ना करें, किस तरह हम उसे वाइजली यूज़ कर सकते हैं। अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू, डिफरेंट जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। प्रिजर्व रेन वाटर, कोशिश करनी चाहिए कि इन इलाकों में जहाँ पे नेचुरल सोर्सेज नहीं हैं पानी के, वहाँ पे बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए प्रॉपर डैम्स बनाए जाएँ, जगह बनाई जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फोरेस्टेशन की जाए, क्योंकि पानी भी आपको पता है दरख्त भी पानी स्टोर करते हैं, ठीक है। सो फोरेस्टेशन की जाए और जो है स्टोर वाटर को मिसयूज़ ना किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के सारे जो पॉइंट्स हैं इनमें से मे भी कोई एक आधा पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो आपने उसी लिहाज से इसको 2 नंबर के लिए देख सकना है कि वो चीज़ क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, इफेक्ट क्या है, और किस तरह से बचा जा सकता है। ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, कि हम डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट से किस तरह से बच सकते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक प्रोसेस है इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज़ और पुलिसेस, हाँ, स्ट्रेटजीज़ और पुलिसेस बनाना कि किस किस तरह से हम जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स के इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स को आपको पता है हम रोक तो नहीं सकते ना, जो चीज़ ऊपर से आ रही, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि उसके इम्पैक्ट्स को कम करने की कोशिश करें। सो यहाँ पे एक जो है साइकिल बताया गया है 4 फेजेस के अंदर कि किस तरह से हम उसे अडोप्ट करते हुए बच सकते हैं, नुकसान से कम नुकसान हो सकता है, ठीक है। मिटिगेशन, फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो ये साइकिल ऊपर बना हुआ देख सकते हैं आप, ठीक है।
और साथ में इसके स्टेप्स भी हैं। मिटिगेशन के अंदर क्या होगा कि हम अटैम्प्ट करेंगे प्रेजेंट करने की कि हैज़र्ड से बचा जा सके, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कानून बनाएंगे, ठीक है, लेजिस्लेशंस बनाएंगे, स्ट्रक्चरल मेजर्स बनाएंगे और प्लानिंग करेंगे कि लैंड को किस तरह से वाइजली यूज़ करना है। सेकंड पॉइंट प्रिपेयर्डनेस, यानी हमें पहले से ही प्रिपेयर होंगे किसी भी डिज़ास्टर के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग हमें उसकी मिली हुई होगी, हम ऑर्गेनाइज्ड होंगे, एक्सरसाइज हमने उसकी की होगी, तो आसानी होगी हमें उसे एवेल्युएट करने में, इम्प्रूवमेंट करने में एक्टिविटीज़ को। थर्ड पॉइंट रिस्पॉन्स, फिर हम एफर्ट्स करेंगे कि किस तरह हम मिनिमाइज़ करें हैज़र्ड्स को, एमरजेंसी सूरत हाल में हम किस तरह जो है वो रिएक्ट करेंगे, और फर्स्ट एड हम किस तरह से लोगों को देंगे जल्द से जल्द। रिकवरी प्लान फिर है रिटर्न कम्युनिटी टू नॉर्मल, तो फिर हम वापस से जब नुकसान हो गया है तो फिर हमने वापस में आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ किस तरह से आना है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवलिंग साइक्लोन। साइक्लोन बेसिकली क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि हवा का ये जो बना हुआ है बड़ा सारा गर्दो गुबार है, बहुत सारे लेवल पे होता है, सर्कुलर मोशन में जो हवा चलती है साइक्लोन होती है, ठीक है। ट्रैवलिंग तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली ये क्यों पैदा होता है, जब लो प्रेशर होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है लेकिन प्रेशर जो है वो हाई रहता है, ठीक है। अंदर की तरफ जो है वो हाई प्रेशर आउटवर्ड की तरफ होता है, ठीक है, और इनवर्ड की तरफ प्रेशर जो है वो लो होता है साइक्लोन में। एयर फ्लो जो है वो हमेशा नॉर्दर्न हेमिसफेयर से चलता है साउदर्न हेमिसफेयर की तरफ, और नॉर्दर्न हेमिसफेयर आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन होती है, और साउदर्न हेमिसफेयर में क्लॉकवाइज पोजीशन होती है। ये ऊपर लिखा हुआ है HPLP। HPLP क्या है, ठीक है, हाई प्रेशर है हवा का, और LP का मतलब लो प्रेशर है। ये सामने साइक्लोन बना हुआ है छोटा सा जो सर्कल मोशन में बनाया हुआ है। HPLP का मैंने बता दिया क्या है, और मोशन भी आपको बता दिया कि क्लॉकवाइज कौन सी होती है और एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लोजेंसिस क्या है, प्रोसेस है साइक्लोन फॉर्मेशन का और इंटेंसिफिकेशन का। और हमेशा आपको पता है जितने भी साइक्लोन्स होते हैं स्पायरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और वो इनवर्ड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर होता है इनसाइड और आउटवर्ड की तरफ हाई प्रेशर। नेक्स्ट, साइक्लोन दो किस्म के होते हैं, टेम्परेट रीजन्स पे और तरह के होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स पे और तरह के हो जाते हैं। इनके डिफरेंस लिखे हुए हैं। टेम्परेट रीजन्स वाले साइक्लोन्स को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा जो है वो आउटसाइड होते हैं ट्रॉपिक से, जिसकी लैटीट्यूड की लेंथ होती है 30 से 60 डिग्री, और जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमेशा मूव करेंगे बड़े लार्जर लेवल पे। और ये इतने बड़े लार्जर लेवल पे होते हैं कि ये पूरा कॉन्टिनेंट भी कवर कर सकते हैं और पूरा का पूरा ओशन भी कवर कर सकते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। और ये क्या करते हैं, समर में भी आ सकते हैं, विंटर में भी आ सकते हैं, ठीक है। और इनको जो है वेव साइक्लोन्स भी बोलते हैं क्योंकि पानी के ऊपर भी बनते हैं। ट्रॉपिकल वाले जो हैं साइक्लोन्स, बेसिकली इनकी लैटीट्यूड की लेंथ होती है 0 से 8 डिग्री, और ये हमेशा 30 से 90 जो है वो नाउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करते हैं, और ये छोटे होते हैं टेम्परेट से, और हमेशा जो है ये सिर्फ गर्मी में आते हैं, सर्दी में कभी भी नहीं आते। ये भी पानी के अंदर बन सकते हैं, और सिर्फ ये बनते ही पानी के ऊपर हैं ट्रॉपिकल वाले, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कहाँ कहाँ पे किस मुल्क में क्या कहा जाता है। इसमें से भी एक आधा MCQ जो है वो पूछ लेते हैं पेपर में, कि इंडियन ओशन के अंदर साइक्लोन्स को साइक्लोन्स ही बोलते हैं, ठीक है। कैरेबियन आइसलैंड वगैरह में हरिकेन्स बोलते हैं, यानी एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम्स हैं। चाइना सी के अंदर टाइफून बोलते हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह में विलीज बोलते हैं, कोस्टल USA में टोर्नाडोज बोलते हैं, और ये USA वगैरह वाली साइड पे ट्विस्टर्स हैं इनका नाम। साइक्लोन्स के मुख्तलिफ नाम हैं। अगले पेज पे देखें तो टोर्नाडोज़ हैं। टोर्नाडोज़ अभी हमने बात की कि क्या थे, यही साइक्लोन्स का ही नाम है, ठीक है। तो ये USA वगैरह में इसको ये इस नाम से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है और हाई लेवल पे होते हैं, लैटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिडल लैटीट्यूड साइक्लोन्स। ये भी साइक्लोन्स की ही किस्म है। अब नेम इंडिकेट कर रहा है मिडल लैटीट्यूड, तो मिडल लैटीट्यूड का मतलब है कि नॉर्मल लेवल पे चलते हैं, ठीक है। इसमें लो प्रेशर जो है वो आपको पता है कि होता है अंदर वाली साइड पे, और बाहर वाली साइड पे हाई प्रेशर होता है। और ये इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं या फिर वेव साइक्लोन भी कहते हैं। ये भी जो हमने पढ़ा उसी की काइंड है। नेक्स्ट आ जाए अर्बन फायर। अर्बन फायर अभी पीछे हमने पढ़ा वाइल्ड फायर, ठीक है, जंगलों की आग। अर्बन फायर का मतलब कि शहर के अंदर लगने वाली आग, ठीक है। ये कब लगती है, शहरों के अंदर लगती है, और बहुत ज़्यादा मिकदार में फैलती जाती है। फैलती क्यों जाती है, आपको पता है, घरों के अंदर चूल्हे होते हैं, आग होती है, गैस होती है, या और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो भी ना आग फैलती जाती है। तो इसके रिस्क क्या क्या हैं, ठीक है। ग्लोबली ओवर 1,80,000 पीपल, ठीक है, तकरीबन उन्होंने कहा है WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर एक साल में तकरीबन 1,80,000 लोग मर जाते हैं अर्बन फायर से। और मेजॉरिटी जो है वो क्या होती है, अर्बनाइजेशन की वजह से इसका रीज़न है, ठीक है। लोगों को सेंस नहीं है कि किस तरह से रखना है, किस तरह से नहीं रखना, तो वो जो है फिर तबाह बर्बाद होते जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट पे इसके कुछ इश्यूज़ लिखे हुए हैं कि क्या क्या इश्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर इलास्टिक, हमारी जो इलेक्ट्रिक बिजली की जो तारें हैं उस पर प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है, ठीक है, नंगी तारें होती हैं। ज़ाहिर है आग लगी तो धमाका होगा, आगे से आगे वो बढ़ती जाएगी, फिर कंट्रोल में भी नहीं आएगी।
स्मोक हमारे पास एब्सेंस है, ठीक है, इमरजेंसी लाइटिंग नहीं है हमारे पास, ना ही स्मोक मैनेजमेंट है कि हमने स्मोक धुआं लगा लिया, आग लगा ली, उसको किस तरह से मैनेज करना है, कंट्रोल कैसे करना है। नो वल्नरेबिलिटी है हमारे पास, लो डिग्रीज ऑफ सिटीजन, लोगों को तमीज़ नहीं है, ठीक है, सेंस नहीं है वो कहीं पे भी आबादी वाली जगहों पे आग लगा देते हैं। फिर जो है लेक ऑफ यूनिफॉर्म फायर सेफ्टी लेजिस्लेशन, और कोई जो है वो कानून भी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो इस पर जो है वो इतने कोई ख़ास जो लेजिस्लेशन भी नहीं है। नेक्स्ट इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। आर्सन अभी हमने बताया कि जानबूझ के हम चाहते हैं किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, तो फिर आगे आगे जो है वो आग फैलती जाती है, आग फिर कंट्रोल भी नहीं होती। क्लास कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो अमीर हैं, हम गरीब हैं, ठीक है, तो ये इनके पास इतनी तरक्की इन्होंने किस तरह कर ली, तो वो चाहते हैं कि उनको आग लगा दें। तो फिर जब वो आग लगाते हैं तो फिर जाहिर है आग कंट्रोल में तो होती नहीं है, तो वो आगे आगे जो है वो बढ़ती जाती है। पुअर्टी है, गरीबी है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस है, कई लोग जो है वो घरेलू तशद्दुद करना चाहते हैं, तो करते करते फिर जो है वो आग आगे फैलती जाती है। केयरलेसनेस है, नेग्लिजेंस है, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, बुझाते नहीं हैं, ठीक है, तो ये केयरलेसनेस की वजह से भी आग जो है वो लग सकती है। तो ये सारे रीजंस थे अर्बन फायर के। नेक्स्ट जो है हम कल की वीडियो में टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह एनर्जी रिसोर्सेज, और फिर इसके बाद एक और टॉपिक रह गया, तो इसके बाद हमारा टॉपिक ये वाला पूरा हो जाएगा, और इंशाल्लाह फिर जो है वो नेक्स्ट हम आउटलाइन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।